हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का और इसी के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे फेडरल पॉलिटी के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या होता है फेडरल, फेडरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे। बाद में डिफरेंस हम चल के जाने कि क्या होता है फेडरल, क्या होता है यूनियन और क्या होता है, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बट आज केवल हम जानेंगे फेडरल पॉलिटी या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं। तो फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करेगी टू लेवल्स पे। टू लेवल्स मतलब एक यूनियन का लेवल और एक स्टेट का लेवल। ठीक है, समझ सकते हैं आप। हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। तो इस तरह से केंद्र सरकार पूरी कंट्री के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। तो दो लेवल पे इस तरह से गवर्नमेंट का प्रोविज़न होता है, किसके अंदर, फेडरल पॉलिटी के अंदर या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो क्या होता है यूनियन गवर्नमेंट। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, सबसे ऊपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए रूल देगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही यूनियन गवर्नमेंट को बनाने के लिए रूल देगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ना ही यूनियन गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, दे रूल द कंट्री। ठीक है, एज वी नो केंद्र सरकार हमारे यहाँ कंट्री को रूल करती है एक तरह से। आगे चल के और जानेंगे किस तरह से, क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से रूल करते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, रूल करते हैं स्टेट्स को। बेसिक स्टेट गवर्नमेंट 1 2 3 ऐसे करके एन नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं अपने यहाँ पे, अराउंड 29 प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर तो सेंटर का ही एक तरह से कंट्रोल होता है। बट 29 स्टेट्स में, इनफैक्ट अब 28 स्टेट्स में जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का रूल होता है। तो फेडरल पॉलिटी के अंदर अब फेडरल पॉलिटी क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट विच एग्जिस्ट विद द सिमिलर इम्पोर्टेंस। मतलब दोनों को इम्पोर्टेंस सिमिलर रहेगी। यूनियन का जो इम्पोर्टेंस है वही स्टेट का इम्पोर्टेंस होगा। वो लोग एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के नीचे हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि दो भाई हैं तो भाई भाई पैरेलल, ऐसा नहीं कि एक बेटा है और एक पिता है। ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो यूनियन को ऐसा नहीं समझ सकते हम कि इट इज़ द बॉस, बॉस नहीं है ये। सेम पैरेलल गवर्नमेंट की तरह ही काम करेंगे फेडरल पॉलिटी के अंदर। अभी आप थोड़ा सा इंडिया कॉन्टेक्स्ट से बाहर आइए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है। क्या है वो हम जानेंगे कि फेडरल पॉलिटी से कैसे अलग है और कैसे फेडरल पॉलिटी है, दोनों हम जानेंगे। तो अभी ये समझिए कि फेडरल पॉलिटी जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरे विश्व में हो सकता है, लाइक किसी भी कंट्री में हो सकता है, लाइक अमेरिका पूरी तरह से फेडरल है। ठीक है, हम लोग फेडरल हैं बट उसमें कुछ वेरिएशन है, तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि फेडरल पॉलिटी क्या होता है। तो फिर से मैं बता दूँ, फेडरल पॉलिटी होगा कि मतलब यूनियन, यानी कि जो केंद्र सरकार है या कंट्री की जो सरकार है, कंट्री को जो रूल कर रही है वो गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स वो एक दूसरे के सबॉर्डिनेट ना होके पैरेलल हैं। वो क्या हैं, पैरेलल हैं, सिमिलर इम्पोर्टेंस होगी दोनों की। ऐसा नहीं कि कोई किसी का सबॉर्डिनेट है या जूनियर है, ऐसा नहीं है। तो फेडरल पॉलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया कैन बी सीन थ्रू। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फेडरल पॉलिटी को हम कैसे कहेंगे, हमारे यहाँ वेरिएशन है बट हम किस तरह से फेडरल हैं वो कैसे देख सकते हैं, तो वो देखा जा सकता है 7th शेड्यूल के थ्रू। 7 शेड्यूल वगैरह आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बट यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट समझ के चलिए कि 7th शेड्यूल क्या होती है। शेड्यूल क्या है, सूची है एक। ठीक है, तो एक 7th नाम की सूची है, सूची नंबर 7th, जिसके अंदर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बात की गई है 7वीं सूची में। ठीक है, और 7वीं सूची किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ऐसे ही आर्टिकल 243 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है वो प्रोवाइड करता है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आती है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। जैसे शेड्यूल 7 थी यहाँ पे, ऐसे ही शेड्यूल 11 है, ऐसे ही शेड्यूल 12 है। शेड्यूल 11 बात करती है पंचायत की और शेड्यूल 12 बात करती है यूनियन अर्बन लोकल बॉडीज़ की। ठीक है, और ये क्या है, दोनों की दोनों दोनों लोकल गवर्नमेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे भी फेडरल फीचर आ गया ना। देखिए, यूनियन हो गया, फिर स्टेट हो गया और फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो ये किसी के भी आपस में सबॉर्डिनेट नहीं है।
सब अपना अपना रूल करेंगे, ठीक है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे और वहाँ पे वो खुद के बॉस हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर बॉस नहीं है। सिंपल सी बात में ये समझा जाए। शेड्यूल 11 आपको याद रखना है, ठीक है, आगे चल के आप कई बार हम इसको रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो शेड्यूल 11 रिलेटेड है पंचायत से, शेड्यूल 12 रिलेटेड है अर्बन लोकल बॉडीज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं उन पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है एंड इसको रिमेंबर रखेंगे कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं अब शेड्यूल 7 की। अगर हमने बात की है पीछे, तो शेड्यूल 7 में क्या होता है, पहले बताइए शेड्यूल 7 क्या बताया मैंने आपको। ये क्या करता है, इसके अंदर स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो अब देख लेते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके अंदर होती हैं 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 एंड रेजिडरी लिस्ट की हम बात करेंगे अभी। तो लिस्ट 1 होती है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट है मतलब यूनियन के लिए होगी। यूनियन क्या है, यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र सरकार के जो जो कार्य क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट है ये यूनियन लिस्ट। कैसे, एग्जांपल डिफेंस, तो डिफेंस कहाँ पे मेंशन होगा, लिस्ट नंबर 1 यानी कि यूनियन लिस्ट में। मतलब डिफेंस जो है उसके ऊपर कोई भी काम करना है तो वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं, नेवी आर्मी और एयरफोर्स को कंट्रोल करेगी, है ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को भी कौन कंट्रोल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। रेलवेज केंद्र सरकार के अंदर, फॉरेन अफेयर्स केंद्र सरकार के अंदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कुछ हैं एग्जांपल जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इनके इन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा, जो भी एग्जीक्यूशन लेना होगा, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अब लिस्ट 2 है स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी। एग्रीकल्चर आता है इसके अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर समझ सकते हैं आप, खेती बाड़ी होगी तो गांव में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो अपने गांव के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कानून बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है। एपीएमसी लॉज के बारे में हम बात करते हैं, मंडी सुधार के जो भी लॉज बनाए जाएंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही बनाए जाएंगे। जैसे यूपी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए बनाएगी, केरला स्टेट अपने स्टेट के लिए बनाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपी के लॉज कुछ अलग हों और केरला में कुछ लॉज अलग हों। इसी वजह से हम देखते हैं वेरिएशन भी, कुछ स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा सुधार कर दिया है तो उनके यहाँ एग्रीकल्चर अच्छे लेवल पर जा रही है, अलग डायरेक्शन में जा रही है, एंड कहाँ पर कुछ स्टेट्स में एकदम डिटोरिएट हो रही है ना। तो नेक्स्ट थर्ड लिस्ट की बात करते हैं। तो थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ उस पर कानून बना सकते हैं। किसके, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर दोनों कौन, सिंपल सी बात है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों लॉज बना सकते हैं, वो किस में आएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट या लिस्ट नंबर 3 में। जैसे एजुकेशन एग्जाम्पल हो गया, तो एजुकेशन पे लॉज कौन कौन लॉ बनाएगा, स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, एक्चुअल में ये वाला जो बॉक्स है ये इसके लिए, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको, रेजोल्यूटिव लिस्ट में हम बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं। तो लिस्ट नंबर 3 अभी एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। लिस्ट नंबर 1 किसका है, यूनियन लिस्ट का है, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ बनाएगा यूनियन। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट लॉज बनाएंगे कुछ सब्जेक्ट के अंदर। लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट है जिस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी बात कर लेते हैं आगे। तो लिस्ट 3 के बारे में, लिस्ट 3 के बारे में ये है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, बोथ कैन मेक लॉ बट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट यूनियन लॉ प्रिवेल्स। दोनों लॉ बना सकते हैं बट अगर एक बार यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, लाइक एजुकेशन के ऊपर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया कि हम कक्षा 10 या 12 तक का कुछ सिलेबस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि सिलेबस इस अकॉर्डिंग नहीं, इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर यूनियन ने अगर वहाँ पे लॉ बना दिया तो यूनियन का ही लॉ वहाँ पे प्रिवेल करेगा, अगर केंद्र सरकार ने लॉ बना दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल गई, है ना। और आगे चल के और भी देखेंगे कि लिस्ट 1 में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, लिस्ट 2 में कम सब्जेक्ट हैं, वो आगे चल के देखेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है वो भी समझ में आएगा। तो एक जगह आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पे थोड़ा यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है ना।
कि दोनों तो बना सकते हैं, बट अगर एक बार केंद्र सरकार ने बना दिया तो उसका लॉ प्रिवेल करेगा। एक ये कंडीशन हो गई। सेकंड देख लेते हैं। फिर आता है एक रेजिडरी लिस्ट। मान लो कुछ ऐसा, रेजिडरी लिस्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रेजिडरी लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। लाइक कोई ऐसा आ गया, लाइक एलियन आ गया हमारे यहाँ पे। एलियन के बारे में तो अभी तक कोई लॉ है नहीं, है ना। तो एलियन आ गए तो एलियन के ऊपर कोई लॉ बना ही नहीं है आज तक, तो उन लिस्ट 1 2 3 में डाल ही नहीं सकते। तो इन लिस्टों में जब अगर कोई ऐसा लॉ है जो है ही नहीं, तो वो किस में जाएगा, रेजिडरी लिस्ट में। और इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, देख सकते हो ना, यूनियन लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर लॉ कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। तो ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं है या कभी अभी जानने में ही नहीं आया है, ठीक है। लाइक अभी कोरोना वायरस ले लेते हैं। कोरोना वायरस, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोरोना वायरस के बारे में कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। और ये आया, या वायरस के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले वायरस बहुत आ सके हैं, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनी हुई है, बट जैसे वायरस नाम की चीज़ नहीं पैदा हो गई, तो उसके बारे में अगर कोई कानून नहीं बनाए तो उस पर कानून बनेगा तो सबसे पहले उसको रेजिडरी लिस्ट में रखा जाएगा, फिर रेजिडरी लिस्ट में काउंट किया जाएगा। और उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्र सरकार। अपने कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन लेजिस्लेचर बनाएगी यहाँ पे लॉ। बट एक बार लॉ बन जाने के बाद, बात को समझिएगा, एक बार लॉ बन जाने के बाद फिर क्या करेगी, वो देख लेगी कि कैसा सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट को देख लिया जाएगा। लाइक एलियन वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो मान लीजिए ऐसा सब्जेक्ट है कि दोनों इसमें लॉ बनाए, तो इसको लिस्ट 3 में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि इसको स्टेट के में डालना चाहिए, तो लिस्ट 2 में डाल देंगे। मान लीजिए कि इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यूनियन लिस्ट में ही रखना चाहिए, तो इसको लिस्ट 1 में डाल दिया जाएगा। तो एक बार नया जो सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आज तक लॉ नहीं बना है, कानून नहीं बना है, तो उसके ऊपर पहली बार में लॉ बनाया जाएगा। किसके द्वारा, आप लोग बताइए, यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्र सरकार के द्वारा। और उसके बाद कानून बनने के बाद उसको इन तीनों लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लेटर ऑन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ द लिस्ट 1 2 3 एज पर द इट्स नेचर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा बायसनेस आप कहाँ देखेंगे, लिस्ट 3 में यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, एंड रेजिडरी लिस्ट में भी यूनियन लॉ कानून बनाएगी, ना कि स्टेट, ठीक है। तो इन सब से आपको थोड़ा क्या पता चल रहा है कि केंद्र सरकार को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो इसका मतलब और इसका रिजल्ट ये निकल के आता है, हेंस वी कैन से वी आर फेडरल पॉलिटी, कि हम फेडरल पॉलिटी तो हैं, बट क्या है हमारे यहाँ पे, यूनिटरी बायस है। मतलब यूनिटरी बायस मतलब केंद्र सरकार का यहाँ पे बायसनेस है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ झुकाव ज़्यादा है। केंद्र सरकार को पावर्स कुछ ज़्यादा दी गई हैं। उसका रीज़न है, वो हम रीज़न आगे चल के जानेंगे आगे के लेक्चर्स में कि किस वजह से ऐसा किया गया है, क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को बराबर पावर दी गई। बिकॉज पावर तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो जितना ट्रम्प को पावर है वहाँ पे प्रेसिडेंट को, उतना ही उनके स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर है। वो स्टेट गवर्नमेंट जब चाहें अलग हो सकती हैं। और बता दूं आपको, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे अलग नागरिकता दी जाती है। जैसे अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में थी ना, वहाँ के 50 स्टेट है। अमेरिका में कितने स्टेट है, 50, परफेक्ट, ठीक है। और 50 के 50 स्टेट के पास अपनी नागरिकता है। तो हर एक अमेरिकन सिटीजन के पास डबल नागरिकता है, एक तो अमेरिकन सिटीजन होने की और एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन होने की, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इस तरह से वो प्योर फेडरल है। तो वहाँ पे ऐसा बायस नहीं है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर्स हैं। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन को, हमारी केंद्र सरकार को थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी गई हैं। उसके वेरियस रीजन्स हैं, वो हम जानेंगे आगे चल के। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि वी आर फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस, ठीक है। एंड हाँ, एक और एग्जांपल, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, हम लोग फेडरल पॉलिटी तो हैं। फेडरल पॉलिटी कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बांटे गए हैं ना, कि लिस्ट 2 के जो सब्जेक्ट होंगे वो स्टेट ही बनाएगा, सेंटर नहीं घुस सकता यहाँ पे। एग्रीकल्चर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे कोई कानून बनाना है तो सेंटर आके यहाँ पे कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। वो स्टेट ही बनाएगा। क्या स्टेट यहाँ पे कानून नहीं बना सकता है, सेंटर ही बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेडरल का नेचर हो गया। बट जो ये बायसनेस दे दी गई है, ये किसका नेचर हो गया, यूनिटरी बायस का नेचर हो गया,
ठीक है। और बता दूं, फेडरल पॉलिटी वाला जो वर्ड है कि हमारा संविधान ऐसा होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो संविधान का नेचर है या गवर्नमेंट का नेचर है वो फेडरल पॉलिटी होगी, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, उसका भी रीज़न है वही यूनिटरी बायस देने का। अंबेडकर जी ने ऐसा किया था, तो क्यों किया था वो आगे आने लेक्चर्स में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कुछ भी आपके कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं इस रिगार्डिंग, कुछ सजेशंस हैं कि कैसे और इम्प्रूव किया जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी अवेयर, बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।